प्यारे बच्चों, अब आप लोग अष्टम वर्ग के छात्र हो और 7वां क्लास में आप लोग पौधों में पोषण, परिवहन और जनन के बारे में पढ़ चुके हो। इस कक्षा में अब आपको पढ़ना है फसल और उसके उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि फसल किसे कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि एक जैसे पौधे को एक जगह पर जो उगाया जाता है उसको फसल कहते हैं। लेकिन इसी को अगर हम परिभाषित रूप में कहें तो कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे का व्यवसाय और भोजन के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, उसे फसल कहते हैं। इस प्रकार ये आपका फसल का परिभाषा हो गया कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे का भोजन या व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, उसे फसल कहते हैं। अब है कि हम फसल का उत्पादन क्यों करते हैं, यानी फसल के उत्पादन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो उस पर के परिभाषा में से ही आपको स्पष्ट है कि फसल का उत्पादन भोजन के लिए और व्यवसाय के लिए किया जाता है। अब एक प्रश्न फिर उत्पन्न हो जाता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा खर्च होता है, एनर्जी लगती है। तो अगर जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं, और वह ऊर्जा जो है हमको भोजन से मिलता है, जिससे कि हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। और भोजन से एक और काम होता है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, इसलिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। अब है जो कि भोजन जो हमें फसलों से ही मिलता है। तो फसल कई प्रकार के होते हैं। तो हम फसलों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि फसलों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ किस स्थानों पर किस तरह का पौधे को उगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न भागों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु और मौसम पाया जाता है। तो उसकी ताप, उसकी आर्द्रता और वहाँ की वर्षा आदि की स्थिति पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। समझ रहे हैं? यानी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो मौसम या जलवायु पाया जाता है उसके अनुसार वहाँ का जो ताप होता है, वहाँ की आर्द्रता होती है, वहाँ पर जो वर्षा की स्थिति होती है, इन सारी चीज़ों के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं। तो फसलों के मुख्य तौर पर हम लोग दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जो मुख्य रूप है। ऐसे उसके और होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है खरीफ फसल, जिसका कि उत्पादन जून से सितंबर माह के बीच में होता है। उसमें धान है, मकई है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है, इस तरह के जितने भी पौधे का उत्पादन किया जाता है इसको खरीफ फसल कहते हैं। और दूसरा है रबी फसल, इसका उत्पादन जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। मूल रूप से जो रबी फसल है उसको दलहनी या तिलहनी पौधे कहते हैं, तिलहनी फसल कहते हैं, उसको फसल ही कहिए, पौधे नहीं। तो रबी फसल में मुख्य रूप से दलहन में जितना भी चीज़ आता है, जो चना है, मसूर है, खेसारी है, मटर है ना, इसके अलावे और भी खाद्यान्न पदार्थ है जैसे गेहूं है, इन चीज़ों का उत्पादन रबी फसल में होता है। तिलहन में सरसों है, राई है, तीसी है जिसको अलसी कहते हैं, इन सारी चीज़ों का उत्पादन जो है रबी फसल में होता है। यानी अक्टूबर में इसको लगाया जाता है और मार्च में इसके कटनी हो जाती है, समाप्त हो जाता है। इन दोनों मुख्य रूप से जो फसल हैं, इसके अलावा एक तीसरा भी फसल होता है जिसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। यह खास करके गर्मी के दिनों में होता है। गर्मी के दिनों में हम मूल रूप से सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं। और दूसरा है मूंग का, दलहनी पौधा है जो मूंग है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, उसका उत्पादन भी किया जाता है गर्मियों में। इस फसल को हम लोग जायद फसल कहते हैं। अब है कि जो हम लोग
इन फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने में किस टेक्निक का उपयोग करते हैं, किस सिस्टम का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जिस सिस्टम का भी हम उपयोग करते हैं उसको हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। सवाल उत्पन्न होता है कि कृषि पद्धतियां है क्या? जो हम बोल रहे हैं कृषि पद्धति कहते हैं, ये कृषि पद्धति क्या है? तो फसल को उगाने के लिए किसान जो है मौसम और जलवायु के आधार पर अलग अलग तरह के फसलों का उत्पादन जिस सिस्टम से करता है, जिस पद्धति से करता है, उसी पद्धति को हम लोग कृषि पद्धति कहते हैं। अब जैसे है कि जो शीत ऋतु है, यानी जाड़े का जो मौसम है, जाड़े के मौसम में हम लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन नहीं करते हैं, क्योंकि धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और गेहूं को कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जाड़े के ऋतु में वर्षा कम होती है तो गेहूं का उत्पादन होता है, धान का नहीं हो पाता है। उसी तरह से जो बरसात का मौसम है उसमें गेहूं का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि गेहूं में पानी की आवश्यकता कम होती है। तो उस समय हम बरसाती ऋतु में धान का उपयोग करते हैं, धान लगाने का काम करते हैं। इस तरह से हम लोग कृषि पद्धतियों का प्रयोग करते हैं कि किस तरह का हमको टेक्निक का उत्पादन करना है, उत्पादन के लिए प्रयोग करना है, और किस तरह का फसल का उपयोग करना है उस मौसम के अनुसार। अब हो जाता है कि हम किसी भी तरह का फसल को उगाते हैं, उस फसल को उगाने के लिए हम जिस कृषि पद्धतियों का उपयोग करते हैं उसमें कितने चरण हैं, हम कितने चरण में फसल को उगा लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 7 चरण आते हैं। पहला है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा है खाद या उर्वरक का उसमें प्रयोग करना, चौथा है उसकी सिंचाई करना, पांचवा है उसमें जो अवांछित पौधे उगाते हैं फसल के अलावे, उसे खरपतवार कहते हैं, तो खरपतवार से सुरक्षा करना। और छठा है कि जो फसल तैयार हो गया तो उसकी कटाई करना, और सतमा में होता है कि उसका भंडारण करना। तो इस तरह से हम लोग इन 7 पद्धतियों का, कृषि पद्धतियों का, उसके चरणों का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम फसल का अच्छी तरह से उत्पादन कर पाते हैं। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं कि मिट्टी तैयार करना जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, किस किस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं हम लोग। तो ये जो मिट्टी तैयार करने की प्रक्रिया है वह किसान का सबसे प्रथम चरण होता है, जिसमें कि किसान फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करते हैं। अब मिट्टी में होता क्या है कि मिट्टी में खनिज होता है, लवण होता है, जल होता है और वायु होता है। ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मौजूद रहता है मिट्टी के भीतर। और इसके अलावे भी उसमें रहता है जो पौधे सूख गए, छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों की पत्तियां हैं, और वो सब उसमें सड़ते गलते हैं, वो भी उस मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके अलावे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो है क्या करते हैं कि जो मृत जीव रहते हैं उसका अपघटन करके और फिर पोषक तत्वों को मिट्टी में निर्युक्त कर देते हैं, उसमें तैयार कर देते हैं पुनः से, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और उसके बाद में क्या है कि इन मिट्टी को हम तैयार करने के लिए मिट्टी की जुताई करते हैं, उसको पलटते हैं, और इसके लिए हम कई टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कुदाल हो गया, हल हो गया, पावर टिलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, कल्टीवेटर हो गया। इस तरह से बहुत सारा टूल्स का हम उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर कि हम मिट्टी को पलटते हैं या मिट्टी को कोड़ते हैं, मिट्टी को तैयार करने का काम करते हैं। इसके अलावे क्या होता है कि मिट्टी को पलटने का एक काम और होता है जो सूक्ष्म जीव करता है, उसमें केचुआ भी आता है और छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। वो मिट्टी का पोला बनाना उसको कहते हैं, वो तैयार करते हैं, जो भुरभुरा मिट्टी हो जाता है, मुलायम मिट्टी हो जाता है। उसके लिए केचुआ और ये आपको जो सूक्ष्म जीव है वो काम में आता है। आप देख रहे होंगे कि तो जो पुरानी पद्धति रही है जिसमें कि हल से हम लोग खेत की जुताई करते थे पहले, और प्रमुखता के तौर पर हल से ही बड़े पैमाने पर खेती का काम हुआ करता था। उसमें 2 बैल का प्रयोग करते थे किसान, एक होते थे, उसमें कंधे पर जुआ रखा जाता था, हल रखा जाता था, हल में फार लगा हुआ रहता था, उससे खेत की जुताई होती थी। अब यह प्रक्रिया लगभग बंद हो गई है, इससे नहीं होता है।
अगला आप देख रहे हैं कि किसान है जो ट्रैक्टर को चला रहा है। इस ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होती है और अच्छी जुताई होती है। जो खेतों के लिए जितनी मिट्टी, फसल को उगाने के लिए जितनी मिट्टी की कोड़ाई होनी चाहिए, जितना मिट्टी में उसका जड़ नीचे तक फैलता है, उसको अच्छी तरह से ट्रैक्टर से कोड़ाई हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करने में हम एक चीज़ का और ख्याल रखते हैं कि मिट्टी की नमी बरकरार रहे, इसके लिए जुताई करने के बाद में हम खेत में पाल्टा देते हैं और उसको हम लोग ग्रामीण भाषा में चौकी देना कहते हैं। इससे क्या होता है कि ज़मीन समतल हो जाता है, जो मिट्टी के बड़े टुकड़े रहते हैं वो टूट करके छोटे छोटे हो जाते हैं और समतल हो जाने के कारण नमी जो है मिट्टी का वो बरकरार रहता है। अब जब नमी मिट्टी में बरकरार रहेगा तभी उसमें फसल का जो बीज है डाला जाएगा और वह उगेगा। अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो हम बुआई कर देंगे, लेकिन उसमें बीजों में अंकुरन नहीं होगा और बीजों में अंकुरन नहीं रहेगा तो बेकार का हो जाएगा, सब फसल उग नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बुआई से पहले देख लेते हैं कि मिट्टी में नमी है कि नहीं है, तैयार जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें। इसके अलावे है कि अब हम जब मिट्टी में नमी है तो बुआई करने के लिए दूसरा चरण जो है उसका उपयोग करते हैं और दूसरे चरण में हम सबसे पहला काम करते हैं कि उत्तम बीज का चयन करते हैं, जो सबसे अच्छा बीज है। और इस बीज को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य तौर पर कि बीज खोखला ना हो उसको देख लेते हैं। अब बीज खोखला है, कीड़ा खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है, तो बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए हम लोग इसको हाथ से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बीज को पानी में डाल देते हैं। जो हल्का बीज रहता है वह ऊपर में तैरने लगता है, छहला जाता है और जो मूल बीज रहता है वह पानी के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद में तुरंत उसको हम लोग ऊपर से छान करके हटा लेते हैं और बीज को पानी से निकाल लेते हैं। जो बीज पानी से निकल जाता है उस बीज में हम लोग रासायनिक पदार्थ डाल करके, दवाई डाल करके उसको उपचारित कर लेते हैं, ताकि जब हम बीज की बुआई करें तो उसमें कीड़े उसको ख़त्म न करें, अंकुरन के समय उसमें कीड़े नहीं लगें और वह प्रॉपर वे में अंकुरित होकर के और पौधा तैयार हो सके। अब है कि बुआई जब हम करते हैं बीजों का, तो बुआई कैसे करते हैं। तो बुआई करने के लिए भी हम लोग टूल्स का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से मिट्टी को तैयार करने के लिए टूल्स का प्रयोग करते थे, उसी तरह से बुआई करने के लिए भी टूल्स का प्रयोग करते हैं। अब ये टूल्स हैं कौन कौन, तो उस टूल्स में पहले जैसे आपने पिछले में देखा कि हल से हम लोग जुताई कर रहे थे, तो हल से जुताई करने के क्रम में भी हम लोग जो हल भी एक तरह का टूल्स है उसका प्रयोग करते थे और उसके पीछे पीछे जो मिट्टी में खुदाई होती थी उसके में बीज डालते जाते थे और दूसरा बार आकर के फिर जुताई करते थे, एक तरफ बीज ढकते जाता था और दूसरा तरफ फिर बीज बुआई होते जाता था। तो हल एक तरह से आपको टूल्स का काम करता था। दूसरा है कि हम लोग खेतों में छींट देते थे बीज को और उसकी जुताई करके पलटा दे देते थे, समतल सब बीज ढक जाता था। लेकिन अभी एक टेक्निक बहुत अच्छी आ गई है, एक मशीन है जिसका नाम है सीड ड्रिल्स। इस सीड ड्रिल्स में हम क्या करते हैं कि जिस खेत में जितना हमको बीज डालना होता है उसके अनुसार उसके कंटेनर में हम बीज डाल देते हैं और उसमें पूरे खेत में बराबर से बुआई उसकी हो जाती है। अब होता है कि बुआई के बाद में फिर हम पलटा देते हैं, खेतों को समतल करते हैं, ताकि बीज जो है मिट्टी में अच्छी तरह से ढक जाए और उसको कीड़ों से और चिड़ियों से आसानी से बचाव हो सके। अब है कि जो बुआई का काम होता है, आप नीचे देख रहे हो एक महिला जो है बुआई कर रही है। ये बुआई का काम है और धान की बुआई है। धान के बिचड़े को खास तौर पर हाथ से बुआई की एक लंबी परंपरा रही है, चलते आ रहा है। लेकिन अभी नए टेक्निक में सीड ड्रिल्स के माध्यम से हम लोग धान की भी रोपाई कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो मशीन है, यह मशीन जो है वो धान की रोपाई और अन्य तरह के बीजों का रोपाई का यह काम करता है। इस तरह से हम जो है बीजों का बुआई अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब बीज की बुआई हो जाती है, बीज में अंकुरन हो जाता है और अंकुरित होकर के पौधे जब तैयार होने लगते हैं और मिट्टी से वह खनिज, लवण और जल का अवशोषण करते हैं, तो होता क्या है कि
मिट्टी से उस बीज को या उस पौधे को कहिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो जब वो पोषक तत्व नहीं मिलता है तो उसकी वृद्धि कम हो जाती है या वृद्धि रुक जाती है। कभी कभी पौधे सूखने या मरने भी लगते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं ताकि पौधों का ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाए। इसके लिए हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो हो गया कि जो चरण हो गया, तीसरा चरण फसल उगाने के लिए खाद और उर्वरक का उपयोग करना। ऐसे मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, लेकिन जब पोषक तत्वों की कमी होती है उस स्थिति में मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इस खाद और उर्वरक के लिए आप देख रहे हैं कि किसान है वह एक बर्तन में खाद रखे हुए हैं और खेत में जाकर के खाद का छिड़काव वह कर रहा है। इस तरह से हम लोग खाद का और उर्वरक का हम लोग छिड़काव करते हैं। अब है कि जो उर्वरक होता है और खाद जो होता है यह दोनों दो चीज़ है। सामान्य तौर पर हमको लगता है कि उर्वरक और खाद एक ही चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो उर्वरक को खेत में डालते हैं तो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम खाद देने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उर्वरक और खाद दोनों दो चीज़ है। अब इसमें दोनों का हम अंतर देख लेते हैं कि उर्वरक क्या है और खाद क्या है, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं, दोनों देखने को इसमें मिल जाएगा आपको। तो हम एक सारणी बना करके उसको देख लेते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है कि जो उर्वरक होता है वह मानव निर्मित होता है, सबसे पहला पॉइंट। और जो खाद होता है वह प्राकृतिक पदार्थ होता है। उर्वरक जो मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा बनाया जाता है वह अकार्बनिक पदार्थों से मिलाकर के बनाया जाता है, जबकि जो खाद होता है, जो प्राकृतिक चीज़ होता है, वह जानवरों के मलमूत्र से या जो पौधे हैं उसके अवशेष से निर्मित होता है। दूसरा बड़ा अंतर है कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, क्योंकि मानव निर्मित होता है तो इसका उत्पादन हम लोग फैक्ट्री में करते हैं, जबकि खाद का उत्पादन जो है वह खेतों में ही हो जाता है। यानी जो है मल मूत्र जो है जंतुओं का या फिर पौधों के जो अवशेष हैं उसको हम जा कर के खेतों में बराबर मात्रा से हम पूरे खेत में छिड़क देते हैं और खेत की जुताई करके उसी के अंदर उसको पटवन करके छोड़ देते हैं और वह मिट्टी में घुल मिल जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खाद जो है वह खेतों में तैयार किया जाता है। तीसरा चीज़ है कि उर्वरक को जो हम मिट्टी में डालते हैं तो उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यानी मिट्टी में नमी प्राप्त नहीं हो पाता है, जबकि अगर खाद हम मिट्टी में डालते हैं तो उससे प्रचुर मात्रा में यानी बहुतायत मात्रा में आपको ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कि उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि तेजी से पौधों के ग्रोथ में यानी पौधों के वृद्धि में काम आता है और यह दिखता है कि इसके डालने से पौधे तुरंत बढ़ जाते हैं। जबकि खाद जो होता है उसमें उर्वरक की अपेक्षा पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए ये तेजी से तो बढ़ते दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये अस्थायी चीज होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हमेशा बरकरार रखने का काम करते हैं। अगला है कि उर्वरक डालने से मिट्टी कठोर होता है, उसमें कड़ापन धीरे धीरे आता है, लेकिन खाद डालने से मिट्टी जो है मुलायम रहता है और भुरभुरा रहता है। इससे क्या होता है कि पौधों के जड़ अंदर तक जाते हैं और ज़्यादा उसको खनिज लवण और जल का अवशोषण करने में सहूलियत होता है। अगला पॉइंट है कि उर्वरक जो है मिट्टी में जल धारण की क्षमता को कम कर देता है, और इसके पहले पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं कि मिट्टी कठोर हो जाती है, तो स्वाभाविक तौर पर जब मिट्टी कठोर होगी तो उसमें जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी। उसी के विपरीत जो है कि खाद जो है उसमें जल धारण की क्षमता
अधिक होगी, क्योंकि मिट्टी मुलायम है और भुरभुरी है। तो मुलायम और भुरभुरी में जो स्पेस रहेगा उसमें जल धारण की क्षमता अधिक होगी। अगला और अंतिम पॉइंट यह है कि उर्वरक में मित्र जीवाणुओं की संख्या कम होती है। आप जानते हैं कि खेतों में हमारे लिए मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे होते हैं सूक्ष्म जीव, जो कि पौधों की वृद्धि में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसका नाम राइजोबियम है। वह दलहनी पौधों में खास करके पाया जाता है। तो और उसका उत्पादन में वृद्धि करने का काम करता है। वही जो राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो उर्वरक से मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या कम होती है, लेकिन उसी के विपरीत जब खाद हम डालते हैं मिट्टी में तो जो है मित्र जीवाणुओं का जो है संख्या में काफ़ी वृद्धि होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि उर्वरक और खाद में क्या भिन्नता है और इससे हमको मिट्टी में और फसलों में क्या लाभ होता है, जो हम देखते हैं। अब है कि हमने मिट्टी तैयार कर लिया, बीज की बुआई कर दी, बीज को पौधे उगने के बाद में उसमें उसके वृद्धि के लिए हमने उसमें उर्वरक और खाद का प्रयोग भी कर लिया। अब है कि पौधे उर्वरक और खाद मिलने के बाद में पौधे बड़े होंगे, तो पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे उसमें जल की आवश्यकता अधिक होगी। ज़्यादा पौधे बड़े होंगे तो ज़्यादा जल की आवश्यकता होगी। अब है कि मिट्टी में जो नमी है उसको पौधे अवशोषित कर लेंगे, और जब पौधे अवशोषित कर लेंगे तो मिट्टी में नमी की कमी हो जाएगी, यानी जल की कमी हो जाएगी। उस स्थिति में पौधों का फिर ग्रोथ रुक जाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि खेतों में फिर पानी डालने का काम करते हैं, और इसी चीज़ को सिंचाई कहते हैं। तो हम अगला पॉइंट में देखेंगे, अगले बिंदु में जो अगला चरण हो गया फसल उगाने का, वह है सिंचाई। सिंचाई पौधों के जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण होता है, जिससे मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जब पौधे जड़ से जल का अवशोषण करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर मिट्टी में जल की कमी हो जाएगी। अब जल की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देने का काम करते हैं, और इसी प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पौधों में जल दे करके सिंचाई का काम करते हैं। अब है कि हम सिंचाई का काम किन किन विधियों से करते हैं, इसको देखना है। तो मूल रूप से सिंचाई जो है वो कुएं से, नलकूप से, बोरिंग से, नहर से, नदियों से, तालाबों से, झीलों से, इन सारी चीज़ों से करते हैं। लेकिन अधिकांश जो चीज़ें हैं वो हम लोग का जो है इसमें इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कुएं से सिंचाई किया जा रहा है। और कुएं से सिंचाई करने के लिए कई प्रक्रिया होता है। कुएं में आप घिरनी लगा करके भी सिंचाई कर सकते हैं। कुएं से पहले हम लोग को यहाँ जो टाल क्षेत्रों में सिंचाई होता था, खास करके प्याज की सिंचाई का जो काम होता था उसको लाठा कुड़ी कहते थे, उस लाठा कुड़ी के द्वारा भी होता था। और फिर ये जो है आपको रेहट, बहुत पुराने समय में रेहट चलता था, उसमें जानवर जो है रेहट का काम उसमें घूमता था और रेहट से पानी निकलता था और एक नाले के द्वारा पानी जो है खेतों में जाया करता था। इस तरह से आप जो है सिंचाई के बारे में आप जान रहे हैं कि जो हमारा जो परंपरागत सिंचाई का था वह इसी तरह से था। अब हम फिर अगले क्लास में इसको देखेंगे। अब टाइम समाप्त हो रहा है आज का क्लास का, घंटी लग चुकी है, इसलिए हम फिर से सिंचाई को पुनर् रूप से हम देखते हुए या फिर अगला जो चरण होगा फसल उगाने का उसको हम लोग देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।